नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर याद विन स्मार्ट क्लासेस में, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 12 बज चुके हैं और 12 बजे जो आपका सेशन स्टार्ट होता है वो आपकी जीएस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ। तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार सेशन को शेयर कर दें। मैंने भी अपने साथियों को शेयर कर दिया है, तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दें। उसके बाद में हम करेंगे आपकी पढ़ाई स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, कुछ दिन से आपकी क्लासेस नहीं हुई थी। उसका रीज़न आपको पता हो शायद कि तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं चल पाई थी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ अब ठीक हूँ। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो आप यहाँ पे मैसेज कर दिया करें, आपको वहाँ पे कोई ना कोई क्लास मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जीएस की क्लास के लिए, यानी जो आपकी जीएस की क्लास है, मेरे द्वारा नहीं चली होगी तो अखिल सर के द्वारा आपको क्लासेस कराई गई होंगी। तो आपने देखा होगा कि आरओ एआरओ के लिए जो क्लास कराई गई थी वो अखिल सर के द्वारा यहाँ पे कराई गई थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि आज हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो क्लास चलने वाली है वो कौन सी है आपको पता है, एसएससी जीडी का 13वें नंबर का आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट है, जिसमें मैं आज आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले आपके 12 हो चुके हैं, जो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उन प्रीवियस को देख सकते हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि अब हमने, यानी आपकी जो ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को पूरा किया है। पूरा करने का तरीका क्या था कि हमें पहले ही बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन हैं आपकी किस पाली में आए हुए हैं। कई लोगों ने बोला था कि सर हम ये भी बताया करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो किस टाइम में आए हुए हैं, किस ईयर में आए हुए हैं, किस पाली में आए हुए हैं। तो मैंने आपको पूरा ही बता दिया कि सेट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिया है कि ये 2024 में जो 20 फरवरी को एग्जाम हुआ था पहली पाली में, ये वहां पर आया हुआ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद में आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम उसी की प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है कि एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी 2024 प्रथम पाली। तो आप यहाँ पर भी जाके, यानी कि सीधा सीधा है कि आपको लगता है, जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप कौन से पेपर को कराते हो, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हम कौन से पेपर को यहाँ पे कराने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित हुई थी। तो ये कब हुई थी इसके बारे में पूछा गया है। अब आपसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि भारत की एक जनगणना होती है जिसमें हम लोगों को देखते हैं कि कितने हमारे यहाँ पे इतने इस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ऐसे ही हमारी आर्थिक जनगणना होती है, और आर्थिक जनगणना जो होती है वो ये देखती है कि जो हमारा आर्थिक है, यानी हमारे पास में जो इकोनॉमी है, उसमें क्या हमारे पास में आवश्यक, यानी मूलभूत आवश्यकता क्या है और इन लोगों की आवश्यकता क्या है, हम उसको कितना विश्वसनीय बना सकते हैं। और उसके लिए एक डेटाबेस तैयार किया जाता है, और वो डेटाबेस ही आपका क्या कहलाता है, आर्थिक जनगणना कहलाता है। ठीक है, तो भारत में जो आर्थिक जनगणना है ये स्टार्ट हुई कब से, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है 4, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए। मुझे लगता है आंसर आया नहीं है अभी तक, तो मैं ही बता देता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1977, 1977 से ये स्टार्ट की गई। ठीक है, पहली आर्थिक जनगणना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है, मॉस्पी मंत्रालय के तहत होती है। और भारत में अब तक अगर बात की जाए तो भारत में अब तक 6 आर्थिक जनगणना हुई हैं। कितनी हुई हैं? 6 आर्थिक जनगणना हुई हैं, और 6 आर्थिक जनगणना कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, ये तो आपकी कंप्लीट हैं, और 7वीं जो है ये कोरोना की वजह से आपकी रुकी हुई थी, तो 7वीं जनगणना अभी चल रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली कब हुई थी, 1977 में, और 7वीं जो जनगणना है 2019 से हुई है, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो भारत में कितनी जनगणना? 6 कंप्लीट और 7वीं चल रही है। पूछा जाए अगर ऐसा भी है कि कब कब हुई, तो 1977 में पहली हुई, उसके बाद में 1980 में हुई, उसके बाद 1990 में हुई, इसके बाद 98 में, फिर 2005 में, उसके बाद 2013, लास्ट जो 7वीं है वो आपकी 2019 में हुई थी। ठीक है, तो रितु कुमारी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा 1977। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वर्ष 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? सभी जानते हैं कि हमारे पास में, भारत के पास में एक योजना आयोग था जिसे हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। और प्लानिंग कमीशन क्या करता था? प्लानिंग कमीशन करता था क्या? आपके
5 ईयर्स प्लान्स को बनाता था, ठीक है। 5 ईयर्स प्लान्स को यहाँ पे बनाता था, उन 5 साल में एक आपका लक्ष्य रखा जाता था, उन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती थी उसके अंदर में, ठीक। ये होता था प्लानिंग कमीशन के अंदर। अब इसकी जगह पे क्या हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है 2014 में, और 2014 में लाल किले से बोला जाता है कि अब हम जो है योजना आयोग को खत्म करने जा रहे हैं। तो योजना आयोग को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जगह पे हमने क्या बनाया, उसकी जगह पे हमने बनाया नीति आयोग, ठीक है। क्या बनाया, नीति आयोग। और ये क्या है, ये ही भारत का एक थिंक टैंक है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो नीति में NITI होता है। N से होगा आपका नेशनल, I से होगा आपका इंस्टीट्यूट, 4 T से हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मिंग, और I से फिर हो जाएगा आपका इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक प्रकार का थिंक टैंक, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, यानी इसका हमेशा याद रखना कि इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होंगे, वो होंगे आपके PM, प्राइम मिनिस्टर। और आपके उपाध्यक्ष की बात की जाएगी, जिनकी नियुक्ति PM के द्वारा होती है, वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, वो आपको बताना नहीं है, मैं ही बता देता हूं, सुमन बेरी हैं आपके प्रेजेंट टाइम में कौन, दो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। हमेशा अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर, और उपाध्यक्ष जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में हो। प्रेजेंट टाइम में अपने कौन है, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। अगर कोई चेंज होगा तो वो अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ये है आपका योजना आयोग की जगह पर आया हुआ नीति आयोग। प्रताप हजम, हाँ बिल्कुल प्रताप हजम, रितु कुमारी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किसकी एक पहल है, ONDC किसकी पहल है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया कब, 20 फरवरी 2024 को। तो ये पूरा शिफ्ट है 20 फरवरी 2024 का, जिसमें आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC किसकी एक पहल है, ऑप्शन आपके सामने है, नीति आयोग की है। बी कहता है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। सी है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स करता क्या है, तो जो आपकी डिजिटल इंडिया, मतलब जो आपका डिजिटलाइजेशन जो है, इसकी पहल है। इसमें होगा क्या, जो डिजिटल नेटवर्क पर जो हम वस्तुएं और सेवाएं जो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये ई कॉमर्स बिजनेस है। ई कॉमर्स बिजनेस को क्या देता है, बढ़ावा देता है। और ई कॉमर्स बिजनेस में आपका जैसे आता है आपका फ्लिपकार्ट आता है, फ्लिपकार्ट के अलावा अमेजन आता है। इनके जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होंगे, मान लीजिए मैंने अमेजन पे क्या करा लिया, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया अमेजन पे, तो क्या मैं फ्लिपकार्ट पे नहीं जा सकता। इसी के लिए, यानी अमेजन से मुझे खरीदना है तो अमेजन का भी मैं ग्राहक हूं, अगर मुझे फ्लिपकार्ट पर जाना है तो मैं भी फ्लिपकार्ट का ग्राहक हूं। इसलिए ये क्या है, एक प्रकार का ओपन नेटवर्क है। किसके लिए, ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम डिजिटल में क्या कहते हैं, डिजिटल कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट है, इन ई कॉमर्स वेबसाइट पर ओपन रहना, ओपन नेटवर्क प्रदान करना, स्वतंत्र रूप से प्रदान करना, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की स्वतंत्रता होना, ये बात करता है ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी किसके द्वारा बनाया गया, आपको पता है, कॉमर्स की बात आ रही है, किसके द्वारा बनाएगा, उद्योग के द्वारा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा, DPIIT के द्वारा, ठीक है। आंसर आया है, सी आंसर नहीं है, बी आंसर है गौरी गौतम, डी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्या करेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय, एक तरीके से ये देख लो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ये काम किसका है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का, ठीक है। या आप जो टीवी पे देख पा रहे हो, ये काम करका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आप इनके अंडर आएगी। लेकिन उद्योग से रिलेटेड ई कॉमर्स क्या है, बिजनेस ही तो है। ई कॉमर्स है क्या, अब अमेजन करता क्या है, फ्लिपकार्ट करता क्या है, बिजनेस ही तो कर रहा है। तो किसके अंडर में आएगा, उद्योग के अंडर में आएगा। तो ये आपका डिपार्टमेंट है उद्योग और आंतरिक व्यापार के रूप में, ठीक है। आपका समझ में आ गया, ओपन नेटवर्क फॉर जहां से भी आपकी मर्जी है वहां से खरीदना, ये ओपन नेटवर्क है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, अब आप जानते हैं केमिस्ट्री की बात आती है। केमिस्ट्री में है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये समझ में आया। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया, यानी जब मेंडलीव आए थे, उन्होंने कार्य आरंभ किया था,
उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, यानी हमारे पास में कितने एलिमेंट थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 36, बी कहता है 29, सी कहता है 63 और डी कहता है 47। तो यहां पे आपके पास में चार ऑप्शन हैं और आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में तो 118 तत्व हैं, लेकिन मेंडलीव आए होंगे तो उनके टाइम में भी तो कुछ होंगे, तो वही पूछा गया है। तो जब भी आप याद रखना, मेंडलीव का जब समय आया था, मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था, तो इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई थी और वो आवर्त सारणी में इनके पास में उस टाइम पे 63 तत्व हुआ करते थे, 63 एलिमेंट हुआ करते थे। बिल्कुल 63 बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि मेंडलीव के समय में 63 तत्व हमें ज्ञात थे। मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो आप देखते हो हाइड्रोजन हीलियम जो होते हैं HHE LIVE BCNOF NAMG ALS IPS CLER इस टाइप की, इस तरीके से याद करते हैं हम उस टाइम को, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऑर्गन इस टाइप से। तो ये क्या थी, ये कि आपकी आवर्त सारणी थी और इसमें यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कितने वर्ग रखे थे, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उस टाइम पे हमारे पास में वर्ग कितने थे, वर्ग उस टाइम पे 8 थे। और तत्व की बात करें तो तत्व हमारे पास में कितने थे, 63 तत्व थे। ठीक है, तो 8 वर्ग थे, 63 तत्व थे। निष्क्रिय गैस जिन्हें हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं, वो उस टाइम पे हमें ज्ञात नहीं थी। अब की बात करें, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, प्रेजेंट में क्या करें, तो प्रेजेंट में जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है, प्रेजेंट में वर्तमान में जो वर्ग की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, वो है आपके 18। और तत्वों की संख्या बात की जाए तो वो कितनी है हमारे पास में, तो हमारे पास में 118 तत्व हमें ज्ञात हैं। कितने, 118 हमें एलिमेंट का पता है। और 198 में हम ज्ञात करें तो 94 तो हमें नेचुरली मिले हैं, 94 जो है हमें नेचुरल रूप से प्राप्त हुए हैं, और 24 जो हैं, लगभग 24 जो हैं वो हमने आर्टिफिशियल तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन मेड आपके जो एलिमेंट हैं ये वो हैं। ठीक है, और निष्क्रिय गैस हमें इस टाइम पे नहीं पता थी, लेकिन आधुनिक में हमारे पास में नोबल गैसेस हैं जिन्हें हम जानते हैं हीलियम के नाम से, नियोन के नाम से, ऑर्गन के नाम से, क्रिप्टॉन के नाम से, जीनोन के नाम से, रेडॉन के नाम से। ठीक है सर, पहले आप कमेंट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, मोस्टली मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद ही आंसर बताता हूँ। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, अब ये बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, 23 मई 2023 की बात करता है। ठीक है, यानी ये आया होगा कब, ये फरवरी 2024 में आया, उस टाइम का एक करंट अफेयर है। लेकिन मैंने इसको इसमें काउंट इसलिए किया, यानी मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि ये भले ही करंट अफेयर था उस टाइम का, लेकिन आज के लिए भी ये करंट अफेयर्स में काउंट होगा, क्योंकि हमारे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष अभी बदले नहीं गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन है 2023 में कौन बने थे, अब मैं क्वेश्चन पूछूं 2024 में कौन है, वो आपको बताना है। ए है रवनीत कौर, बी है लीना नायर, सी है नैना लाल किदवई और डी है शांति एकम बरम। इनमें से क्या आंसर होगा? गौरी ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी, नैना लाल किदवई। नैना, तो यहां पे पता होना चाहिए। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, तो कंपटीशन कमीशन जो होता है ये मार्केट को, जो आपका मार्केट है इसमें जो कंपटीशन होते हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी तो कंपटीशन कर रहे हैं, एग्जाम में कंपटीशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपका मार्केट में क्या होता है, मार्केट में भी कंपटीशन होता है। और ये मार्केट में जो कंपटीशन होता है ये आपका हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और हेल्दी कंपटीशन का बढ़ावा देने के लिए, तो इस कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था काम करती है, वो कौन सी है, CCI। क्या करता है ये व्यापार की जो आजादी है कि मैं व्यापार करना चाहता हूं तो मुझे भी वो आजादी सुनिश्चित करता है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है और उसे बनाए रखता है। अगर यहाँ पे मोनोपोली नहीं होने देता, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है कोई, तो मैं उस पर क्या कहूंगा कि मैं इसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, तो मैं उसकी क्या करूंगा, रेट को ज्यादा गिराने की कोशिश करूंगा, रेट को ज्यादा, वो जो मैं करना चाहूंगा वो काम करूंगा। लेकिन इस चीज को मेंटेन कौन करता है, इस चीज का मैनेजमेंट कौन करता है, वो करता है CCI। कौन करता है, CCI। तो आपके बीच में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आपका बीच में जो कंपटीशन होगा वो आपका ऐसा होगा, वो हेल्दी कंपटीशन के नाम से जाना जाएगा। ऐसी नहीं होगी कि आप लड़ाई करने जा रहे हो। हेल्दी कंपटीशन का मतलब है कि ग्राहक के ऊपर है, उपभोक्ता के ऊपर है कि वो क्या खरीदना चाहता है, उपभोक्ता कल्याण के लिए काम करता है ये।
ठीक है, तो मैं जो खरीदना चाहता हूं मैं खरीद सकता हूं, और इसकी मुझे परमिशन या फिर कह सकते हैं इसकी आजादी मुझे कौन सुनिश्चित करता है, वो ये करता है। मैं कोई व्यापार करना चाहता हूं, उसकी आजादी कौन सुनिश्चित करता है, वो ये करता है। उपभोक्ता के कल्याण के लिए काम कौन करता है, वो ये करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रवनीत कौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रताप हजम ने दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है प्रताप ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। रवनीत कौर जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई आपके पास में विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां का मतलब आप अभी अभी किस पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो। यूट्यूब के अलावा जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इन सब में भी क्या होता है, इन सब में भी आपस में कंपटीशन होता है। तो इसमें भी क्या प्रतिस्पर्धा आयोग काम करता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो कब से बन गई, से यहां पे चैंपियनशिप जो है, जो आपकी एथलेटिक्स में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती थी, वो चैंपियनशिप किस ईयर से एक बहुत अच्छी या पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। ऑप्शन आपके सामने है, 1997, 1991, 1993 और 1995। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो एथलेटिक्स होते हैं इसमें एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पेशेवर प्रतियोगिता बनी, यानी तब से होना स्टार्ट हुई है। और ये कहां से हुई थी वो आपको बताना है, किस ईयर में हुई है ये आपको बताना है। कहां से हुई है ये मैं बता देता हूं। ये स्टार्ट कहां से हुई थी, एथेंस से हुई थी। कहां से, एथेंस से हुई थी, यानी ग्रीस से हुई थी। अब पूछा जा रहा है कि एथेंस में ये किस ईयर से स्टार्ट हुई थी और किस ईयर से यानी पेशेवर प्रतियोगिता इसको बना दिया गया। आंसर किसी का आया नहीं है तो बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1997। 1997 में वर्ल्ड चैंपियनशिप को एक पेशेवर प्रतियोगिता बना दिया गया। और यहां पे बात आती है IAAF, और IAAF क्या है, यहां पे आई से होता है आपका इंटरनेशनल, ए से आपका एसोसिएशन ऑफ, ए से अगला हो जाएगा एथलेटिक्स, और एफ से हो जाएगा आपका फेडरेशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन द्वारा एक चैंपियनशिप प्रतियोगिता कराई जाती है जिसे कहते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन, जो हर 2 वर्ष में होती है। और आपसे पूछा जाए कि IAAF का अब नया नाम क्या कर दिया गया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। IAF जो है इसको चेंज कर दिया गया किसमें, WAF में। ठीक है, तो ये क्या हो गई है, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन। जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, WAF, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, 1997, बिल्कुल प्रताप अजम 1997 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 आपको यहां पे दिया गया, क्या दिया गया है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक, पहले संगीतकार कौन हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले या वाली या पहला या पहली या गायक या फिर गायिका कौन है। यानी है तो एक ही, अब वो पहले मतलब मेल भी हो सकते हैं, पहले फीमेल भी हो सकते हैं। हमें बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक कौन बने थे। सामने आपके पास में 4 ऑप्शन है, जाकिर हुसैन, AR रहमान, RD बर्मन और MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा। गौरी ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर डी, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो बिल्कुल यहां पे जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक या फिर पहली गायिका या पहली महिला संगीतकार कौन बनी थी, वो बनी थी आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी। और इन्हें कब मिला था भारत रत्न, इन्हें मिला था 1998 में, 1998 में। और आपसे पूछा जाए कि इन्हें क्या और बोला जाता है, तो इन्हीं को बोला जाता है कर्नाटक। ये कहां से थी, ये कर्नाटक की थी, तो ये कर्नाटक की संगीतकार मानी जाती हैं और इन्हें गीतों की रानी बोला जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें गीतों की रानी बोला जाता है या था। ठीक है, क्या बोला जाता था, गीतों की रानी। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका थी। इसके अलावा एक पुरस्कार और है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और ये वो भी पाने वाली पहली संगीतकार बनी थी। तो पहली संगीतकार या पहली गायिका जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। ठीक है, तो ये पहली गायिका बनी थी जिन्होंने रेमन यानी पहली भारतीय संगीतकार, ऐसा नहीं और कोई भारतीय संगीतकार जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है जी,
बिल्कुल प्रताप, एम एस सुब्बुलक्ष्मी बिल्कुल सही है। गौरी गौतम कर्नाटक, बिल्कुल। तो ये कर्नाटक से थी और इन्हें गीतों की रानी कहा जाता है। अगर भारत रत्न की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में इसलिए पूछा गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न प्राप्त किया गया या 5 लोगों को दिया गया। अब तक आपके 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 2024 में 5 लोग कौन थे? तो आपके कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। ये 5 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप देखो कि एक ही क्वेश्चन यहाँ पे भारत रत्न से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है ये कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने 4, बिहार के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री। गौरी ने आंसर दे दिया है उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल, तो जो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि मई 2023 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भयमुक्त यानी भयमुक्त वातावरण देने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन या फिर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ पे इनको पुरस्कार दिया गया। उस पुरस्कार का नाम क्या था? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। और ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। कैसा है? वार्षिक पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1992 से इसको दिया जा रहा है। हाँ, ऋतु कुमारी का आंसर सी, प्रताप हजम का आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो सी आंसर होगा, ए आंसर यहाँ पे नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को और कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, तो गणतंत्र दिवस की बात करूं तो गणतंत्र दिवस जो परेड हुई थी, इस गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था। यानी उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, तो झांकी पीपुल्स चॉइस जो अवार्ड होते हैं, इस पीपुल्स चॉइस अवार्ड में उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा स्थान मिला था। कौन सा? उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, इनको दूसरा पुरस्कार दिया गया था। और लास्ट ईयर पहला था, लेकिन हमें 2024 की बात करने हैं, तो झांकी उत्तर प्रदेश की दूसरे स्थान पर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन हैं 4 और ऑप्शन के नाम घासीदास, हरिदास, ज्योतिराव और ईश्वरचंद। क्या आंसर होगा? गौरी का आंसर है, ऋतु का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। ज्योतिराव फुले जो हैं, यहाँ पर सत्य शोधक समाज की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। और अगर पूछा जाए कब की जाएगी, कब की जाती है, तो ये की जाती है 24 सितंबर 1873 को। कब की जाती है? 24 सितंबर 1873 को। कहाँ से की जाती है? पुणे से की जाती है। और ये पुणे कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो पुणे महाराष्ट्र से इसकी स्थापना की जाती है। और जहाँ पर होता क्या है, ये एक प्रकार का सुधारवादी समाज था जिसमें वंचित लोग जो हुआ करते थे, उन वंचित लोगों को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक अधिकारों और न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए उनका समर्थन करता था। ये क्या करता था? जो भी वंचित लोग हुआ करते थे उनको राजनीतिक शक्ति, शिक्षा, सामाजिक अधिकार और न्याय तक पहुंच प्रदान करना किसका काम था? इसका काम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपसे, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के किस बिरादरी के, बिरादरी भी यहां पे दिया है यानी घराना यहां पे दिया है, कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो कालका बिंदादीन घराना ये कहां पर था? उसमें से पूछा गया। आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, हैदराबाद और ग्वालियर। तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर पूछना है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे या कहाँ, ये घराना कहाँ पर हुआ करता था? ऑप्शन आ चुका है गौरी गौतम का, प्रताप हजम का और ऋतु कुमारी का। सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ का कानपुर, यहाँ पे कालका बिंदादीन घराने से पंडित बिरजू महाराज ये संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है? कहता है न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए, लिखा है भारतीय संविधान। ठीक है, इसके बाद में आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के संबंध में। ए कहता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, बी कहता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। सी है यहाँ पे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। डी है यहाँ पे भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए या उन पर महाभियोग चलाने के लिए इसका जो उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? ये आर्टिकल 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात कौन करता है? आर्टिकल 124, और इसका क्लॉज जो है वो कौन सा है? 4। आर्टिकल 124(4) में न्याय और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना और उन पर महाभियोग चलाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इनको हटाया किसके तहत जाता है? राष्ट्रपति के आदेश के तहत। अब यहां पे होगा क्या? यहां पर हटाने का आदेश राष्ट्रपति तब देगा जब जो प्रस्ताव है वो उस प्रस्ताव को दोनों सदन के सदस्यों को विशेष बहुमत के द्वारा उसी सत्र में पास किया गया हो। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो कैसी है? ये कठिन प्रक्रिया है। ये न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में भारतीय संविधान उनको हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें क्या होगा? उनको हटाने के लिए ये जो प्रस्ताव है ये संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए, उनका विशेष बहुमत के द्वारा एक ही सत्र में पास होना चाहिए, और पास होने के बाद में राष्ट्रपति के यहाँ पे आदेश देगा, और आदेश देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजों को वहां उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है जी, सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर क्यों है? बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ए है आपका बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और हॉकी। तो कौन सा आंसर सही होगा? प्रताप हजम ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। और कोई आंसर? गौरी का भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे जो बता रहे हैं कि रंगास्वामी कप का जो संबंध है वो किससे है? वो हॉकी से संबंध है। बिल्कुल सही आंसर दिया है। और इसका मतलब क्या है? इसको कराया क्यों जाता है? इसको कराने का एक उद्देश्य है क्या? इसमें ओलंपिक, जो भी आपके ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक जो हो रहे होंगे उसमें ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ियों का चयन किया जाता है वो इसी के माध्यम से किया जाता है। तो ओलंपिक के लिए जो चयन होगा उसके टाइम पर रंगास्वामी कप होता है, और रंगास्वामी कप के माध्यम से ओलंपिक में टीम का चयन किया जाता है। और ये पहली बार 1928 में आयोजित की गई थी। तो पहली बार रंगास्वामी कप कब आयोजित किया जाता है? 1928 में। उस टाइम पर जो ओलंपिक होने वाले थे उन ओलंपिक में खिलाड़ियों को चयन करने के लिए इसको पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान के भाग 4, अब भाग 4A की बात करता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो किस वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात ये बोली गई है कि यहाँ पर जो आपका मौलिक कर्तव्य है या कोई प्रत्येक जो अभिभावक हैं उनका एक मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, अपने पाल्यों को क्या करना? अपने पाल्यों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये किस आर्टिकल के तहत, या फिर कहेंगे कितने वर्ष के ईयर के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा? तो क्या आंसर होगा? आंसर आ चुका है गौरी का, प्रताप हजम का, ऋतु कुमारी, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं
ये आपका मौलिक कर्तव्य है, यानी मौलिक कर्तव्य में भी अगर से पूछा जाए कौन से नंबर का है तो 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपको यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य आपके टोटल कितने हैं, 11 ही हैं। और 11वें में आपका जो क्या लिखा हुआ है, 11वें में लिखा हुआ है कि जो भी है यानी जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, और ये कर्तव्य जो है वो प्रत्येक अभिभावक का होना चाहिए। और इसको कब ऐड किया गया था, और इसको ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये आपको मौलिक कर्तव्य कब ऐड किए गए, तो 86वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। ठीक है, तो यहां पे 2000 अब ये हुआ क्या था, 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 2002 में हुआ था। और इसी के तहत आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन आता है आरटीई 2009, और आरटीई 2009 में किसकी बात की जाती है, आरटीई 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यहां पर पूरी तरीके से एक कह सकते हो कि आरटीई में पूरा तरीके से बताया गया है कि शिक्षक को किस तरीके से पढ़ाना होगा और शिक्षक को किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाना होगा, और जो आपकी जूनियर लेवल की परीक्षाएं होती है उनमें किस तरीके के सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बैडमिंटन है, क्वेश्चन आपने देखा होगा बैडमिंटन जब खेलते हैं तो उसमें यहाँ पे एक होता है रिसीवर और एक होता है आपका सर्विस देने वाला, जिसे हम सर्वर कहते हैं। सर्विस देने वाला सर्वर और जो उसे रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। तो उन दोनों के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट के सर्व करता है। तो यहां पे ही बात की गई है कि सर्वर जो होगा वो हमेशा बाईं ओर से सर्व करेगा। तो एक तरफ क्या होगा, यहां पे आपने देखा होगा दोनों क्रॉस में खड़े होते हैं, तो दोनों क्रॉस में खड़े होते हैं तो हमेशा बाईं ओर से करेगा। यहां पर ये बोला गया है तो ये गलत है, वो बाईं ओर से या फिर दाईं ओर दोनों तरफ से कर सकता है। लेकिन याद रहे कि जब भी वो बाईं ओर से करेगा तो यहां पर उस साइड में जो सर्वर होगा या जो रिसीवर होगा वो भी कहां होगा, उसके क्रॉस खड़ा होगा। अगर वो दाईं ओर से करेगा तो दाईं ओर से उसका क्रॉस खड़ा होगा। तो आपने देखे होंगे कि जब भी सर्विस दी जाती है उस सर्विस देने के टाइम पे हमेशा क्रॉस में सर्विस दी जाती है। तो ये क्रॉस में देने की बात करता है, तो ये तो आपका पहला तो यहां पे हो जाएगा गलत कि बाईं ओर से ही सर्विस दी जाएगी, नहीं, दोनों तरफ से दी जा सकती है। दूसरा कहता है कि सर्वर और रिसीवर जो होंगे हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में परंतु एक ही तरफ खड़े होंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब भी सर्विस दी जाएगी तो हमेशा एक ही कोर्ट में नहीं, अलग अलग कोर्ट में। यानी अगर आप लेफ्ट खड़े हो तो यानी वो लेफ्ट में है तो वो अपने लेफ्ट में होगा, ठीक है, वो अपने लेफ्ट में होगा। इस तरीके से यहां पे सर्विस दी जाती है। तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दिखाई नहीं दे रहा है। डी का मतलब है ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड, ना फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। ठीक है, क्लास लाइक कर दो सभी लोग, बिल्कुल। ऋतु कुमारी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल सेकंड नहीं, सी गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। गौरी का आंसर सही है और यहाँ पे गौरी के अलावा ऋतु कुमारी का हाँ ना एक ना सही दो, तो दोनों ही यहाँ पे गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कि बाईं ओर से सर्विस होगी तो आप बाईं से करें या फिर दाईं से, तो भले ही आप दाईं से कर रहे हो तो वो क्रॉस में खड़ा होगा इस साइड में। ठीक है, मैं ऐसे हूं तो सामने नहीं, क्रॉस में। अगर वो दाईं से कर रहा है तो भी वो कहाँ होगा, तब भी क्रॉस में होगा। और यहाँ पे दूसरे में बात कर रहा है एक ही कोर्ट में खड़े होंगे तो एक ही तरफ नहीं होते, वो हमेशा क्रॉस में होंगे, तो वो दूसरे कोर्ट में होंगे। तो दो कोर्ट बने होते हैं तो दूसरे कोर्ट में खड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। धन की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली माप क्या है। धन की सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली माप M1, M2, M3 या M4, इनमें से आपको बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो अर्थशास्त्री हुआ करते ना, तो अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के भीतर संपूर्ण धन, जितना भी धन है उसकी आपूर्ति का एक अनुमान लगाया जाता है। अब उस अनुमान लगाने के लिए वो किस में रखा जाएगा, M1 में या M2 में या M3 में या M4 में, इसकी बात कर रहा है। या फिर जो आपकी मुद्रास्फीति होती है इसको कंट्रोल किया जाएगा, उस कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि धन का सबसे अधिक जो मेजरमेंट है वो किस में होगा, वो भी आपका किस में होगा,
बता दी जल्दी क्या आंसर होगा। गौरी ने और आदित्य चौधरी, प्रताप का आंसर आ चुका है भाई, नमस्कार आदित्य चौधरी। बिल्कुल सही आंसर है M3 यहाँ पे सही होगा। तो धन की सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाला जो मेजरमेंट है वो क्या है, वो M3 है। इसमें होगा क्या, जो भी सब जितना भी धन है उस धन की आपूर्ति का अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो मुद्रास्फीति होती है जिसे आरबीआई कंट्रोल करता है, तो आरबीआई कंट्रोल करेगा कब, जब इसको हमें पता हो कि M3 में हमारे पास में कितना आपूर्ति की जा रही है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी इसका M3 का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये अभी अभी का ही है, 2023 में आपको पता है महिला आरक्षण अधिनियम आया था, महिला आरक्षण एक्ट आया था। अब जो आया था महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आपको मालूम है कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनाना, तो उनको सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। अब जो रिजर्वेशन दिया गया उस रिजर्वेशन के तहत कि लोकसभा हो या फिर राज्य की विधानसभा हो, वहां पर कितनी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, यहां पर यह पूछा गया है। ए कहता है आधी, बी कहता है 1/3, सी है 1/4 और डी है 2/3। आंसर क्या होगा। आदित्य चौधरी, गौरी गौतम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आदित्य चौधरी 1/3, रितु कुमारी ने बताया ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग बी के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहां पर महिलाओं को राजनीतिक में या राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए तो यहां पर एक आपका बिल आता है। वो बिल क्या है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 आता है, इसको एक्ट बना दिया गया। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो हमारे संविधान में एक्ट बनाने के बाद में ये संविधान में कौन सा संशोधन था, 106 बार संविधान संशोधन, कौन सा 106 बार संविधान संशोधन था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो हम संविधान में कितने संशोधन, 106 बार, जो महिला आरक्षण से संबंधित है। यहां पर चाहे वो एससी की महिला हो चाहे वो एसटी की महिला हो, वो सीटें भी इसमें शामिल होंगी। इन सब का टोटल जो रहेगा वो 1/3 होगा। जितनी सीटें हैं उनका 1/3 महिलाओं के लिए यहां पे क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं आंसर दे रहा हूं, पढ़ ही नहीं रहे भाई, पढ़ तो रहा हूं। ठीक है, आपने दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रताप हजम का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे देखो आपका करंट अफेयर की हम बात करते हैं। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो 2024 में, फरवरी 2024 में 18 की बात कर रहा है, 2018 की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो नृत्य हैं या कोई अवार्ड दिया गया है तो वो अवार्ड आप याद रख लेना कि ये अवार्ड जो है वो 18 तक के भी पूछे जा गए, 2024 में 18 तक का पूछा गया है, तो इस पर भी ध्यान देना। तो किस भारतीय नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ए है एलम इंदिरा देवी, स्वरूपा सेन, अरुणा मोहंती और अखम लक्ष्मी देवी। क्या आंसर होगा, और आंसर है गौरी का ऑप्शन नंबर सी, प्रताप हजम का ऑप्शन नंबर सी, और इसके अलावा आदित्य चौधरी। तो जो लोग यहां पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वरूपा सेन। सब लोग सी दे रहे हैं, अरुणा मोहंती, अरुणा मोहंती यहां पे गलत है, प्रताप हजम गलत है, आदित्य चौधरी का बिल्कुल सही है। स्वरूपा सेन जो है वो उड़ीसा की, आपके कह सकते हो उड़ीसा की एक कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, और किस नृत्य को करती हैं, तो उड़ीसी नृत्य को। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उड़ीसी। तो उड़ीसी नृत्य को करने वाली कौन है, स्वरूपा सेन, जिन्हें यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, इन्हें भारतीय नृत्य कलाकार ने उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया था। ठीक है, सिर्फ आदित्य का सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आपको यहाँ पे एक फेस्टिवल दिया गया है, और वो फेस्टिवल क्या है, वरांश फेस्टिवल, जिसे वरस के नाम से भी जाना जाता है। क्या, वरस के नाम से भी जाना जाता है, इसे वरांश भी कहा जाता है। और यहाँ पर दिवाली की तरह होता है। ये कैसा होता है, दिवाली से मिलता जुलता त्योहार होता है। इसमें भी अपने देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे यहाँ पे आपको, यहां पे भी क्या होती है, अपने देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है ये किस जनजाति के लोग मनाते हैं, यानी इसका मतलब यानी ट्राइब्स मनाते होंगे। अब ट्राइब्स मनाते हैं तो कौन से ट्राइब्स मनाते हैं। ए कहता है वर्ली और कोंकड़ा, बी है यहाँ पे गोंड और भील, सी अच्छा बी पहले आ गया,
बी है यहाँ पे गोंड और भील, और सी कहता है आपका मुंडा, और डी है यहाँ पे संताल। तो कौन सी जाति, कौन सी जनजातियों के द्वारा बरांश त्योहार मनाया जाता है जो दिवाली की तरह रहता है, देवी देवताओं का इसके अंदर पूजन किया जाता है? तो यहाँ पे आदित्य चौधरी बता रहे हैं बी आंसर गोंड और भील। प्रताप हजम ने बताया ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग क्यूट गर्ल्स पूजा गुड आफ्टरनून, तो यहाँ पे देखो मैं बता दूं आपका आंसर कौन सा सही होगा, वो आंसर सही होगा आपका बरली और कोंकड़ा। तो बरली और कोंकड़ा जनजातियों के द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम वरांश कहते हैं या फिर वरस के नाम से जानते हैं। इसमें अपने देवी देवताओं यानी ये जातियां, जो जनजातियां हैं, ये ट्राइब्स हैं, ये जिन देवी देवताओं को ये मानते हैं उन देवी देवताओं की यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ये जो जनजाति हैं ये कहाँ रहती हैं? ये मोस्टली आपको महाराष्ट्र के एरिया में देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के अलावा ये आपको गुजरात के एरिया में देखने को मिलती हैं। अब ये गुजरात और महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में मिलेंगी? तो जो कोस्टल एरिया है, जो आपका कोस्टल एरिया है, ये उस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो तटीय क्षेत्र में, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्र में, और यहां तक कि गोवा के कुछ जंगलों में भी आपको वर्ली और कोंकड़ा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर व्हाट, भाई सही है बिल्कुल गौरी गौतम, ओ नो, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, और 19 आपसे क्या कहता है? 19 कहता है देश के सभी व्यक्तियों या देश के हिस्से से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा, यानी जो आपका जनसांख्यिकी का आर्थिक और सामाजिक डेटा है, इसको क्या करना, संकलित करना, उस पर एनालाइजेशन करना, और उसको क्या करना, प्रसारित करने की जो प्रक्रिया है, जो भी क्या है यहां पे बोला जा रहा है, जितने भी देश के व्यक्ति हैं उनका जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा को क्या करना, एकत्रित करना या संकलित करना, उनका एनालाइज करना और उसको प्रसारित करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए है आपका संविधान, बी है आपका जनसंख्या, सी है यहाँ पे जनसंख्या की जनगणना, और डी आपका कहता है राष्ट्रीय सर्वेक्षण। ठीक है, तो क्या कहलाती है? और यहाँ पे आंसर आया है, प्रताप हजम का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की जनगणना। गौरी का आंसर, पूजा का, आदित्य चौधरी का, सभी का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, जनसंख्या की जनगणना। तो जो जनसंख्या होती है उसकी क्या करना, जनगणना करना। कैसे? जो क्षेत्र, आपका जो क्षेत्र है या देश है, इस देश में जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के लोगों का डेटाबेस तैयार करना और एक निश्चित समय के अंतराल पर इसका डेटाबेस तैयार करना, तो वो आपके क्या कहलाता है, वो आपका जनगणना कहलाता है। और ये जो जनगणना है आपको पता है निश्चित समय अंतराल की बात की है तो हर 10 वर्ष बाद की जाती है। कब की जाती है? हर 10 वर्ष बाद की जाती है। तो जब आपकी 2011 में जनगणना हुई थी तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इसे 2021 में होना चाहिए था, लेकिन किस वजह से, ये कोरोना की महामारी आने की वजह से इसे क्या कर दिया गया, टाल दिया गया, जो अभी तक नहीं हो पाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली जनगणना कब हुई थी तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए लॉर्ड मेयो के टाइम पे जनगणना हुई थी और ये 1872 में हुई थी। ठीक है, तो 1872 में हुई थी। और जो हम अभी काउंट करते हैं या हम जो डेटा पढ़ते हैं वो हमेशा हम 2011 का पढ़ते हैं, क्योंकि 2011 के बाद में अभी तक हमारी यहाँ पे जनगणना नहीं हुई है। जब हमारे यहाँ पे जनगणना हो जाएगी तो हमारा डेटा जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में हमें उसे याद करना होगा। इसी वजह से हम प्रेजेंट में क्या पढ़ते हैं, 2011 को ही हम ऑफिशियल डेटा मानकर पढ़ते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल 1872 में, सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। बिल्कुल आदित्य चौधरी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरी गौतम और ऋतु कुमारी बिल्कुल सही। 10 की जनगणना बिल्कुल जो ऑफिशियल आई थी वो आपके 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। आदित्य चौधरी बिल्कुल सही बता रहे हो, 10 साल के बाद होती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और जो है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में आपका 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? जो हमारे पास में लेखन जो हुआ पुराने टाइम पे, उसमें सबसे ज्ञात या फिर कहेंगे सबसे पुरानी ज्ञात शैली कौन सी है? ए है आपकी ब्राह्मी, बी है पाली, सी है संस्कृत और डी है सिंधु लिपि। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है ऑप्शन की डिटेल में। तो ये ABCD, यहाँ पर ए है आपकी ब्राह्मी लिपि, बी है पाली लिपि, सी है संस्कृत और डी है सिंधु लिपि। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात
लेखन शैली में सबसे प्रारंभिक शैली या सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? और आंसर आ चुका है आदित्य चौधरी का, ब्राह्मी गौरी बता रही हैं ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे प्रताप ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, पूजा ने भी आंसर दिया ए। तो हाँ जी प्रताप, सबसे पहले तुमने आंसर दिया है और सबसे पहले गलत आंसर भी तुमने ही दिया है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके आंसर आ रहे हैं वो सारे ही गलत हैं। आंसर हो जाएगी सिंधु लिपि। तो यहाँ पे बोला गया है ज्ञात वाली, ठीक है। तो सिंधु लिपि जो है ये सबसे पुरानी भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे पुरानी सबसे प्रारंभिक शैली अगर पूछी जाएगी तो हड़प्पा लिपि है, और हड़प्पा की उसे सिंधु लिपि कहा जाता है, जो भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। आईवीसी के द्वारा, यानी जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके द्वारा कोट दीजी में बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारे प्रतीक हैं और उन प्रतीकों का एक आपका संग्रह है, समूह है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं पढ़ पाए वो कौन सी है? सिंधु लिपि है, जो ज्ञात तो है लेकिन पढ़ा नहीं है, और यही सबसे आपकी प्रारंभिक या प्राचीन शैली है। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि हम उसे पढ़ नहीं पाए, यहाँ पे पढ़ने की बात तो कही नहीं गई है। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमें ज्ञात तो है, लेखन शैली की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है, जो ज्ञात हो चुकी है। तो भाई सिंधु लिपि भी हमें ज्ञात हो चुकी है ना, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। मैंने ये भी बात बोली है कि है इनमें से सबसे प्राचीन आपकी कौन सी है, वो सिंधु लिपि है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये तो है नहीं है नहीं पढ़ पाए तो वह अज्ञात हो जाएगी, रहेगी तो वह ज्ञात ही। तो भाई मेसोपोटामिया यहाँ पे कहाँ है भाई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बात करेंगे। और ऊपर से कहा लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप। थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी देखो कि यहां लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली सबसे प्राचीन शैली तो ज्ञात हो चुकी है, ठीक है। और यहां पे भारतीय उपमहाद्वीप में भी होनी चाहिए, ज्ञात है भारतीय उपमहाद्वीप। तो मेसोपोटामिया तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो मेसोपोटामिया कैसे हो जाएगी? आंसर तो आपका सिंधु लिपि होगा, ज्ञात वाली बात में आएगी। तो चलिए हो गया। तो बस आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 20 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलते जाएंगे। जो आपकी डिमांड थी कि सर ये भी बताया करो कि हमारे ये क्वेश्चंस आए किस एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि एसएससी जीडी का जो आपका 2024 का एग्जाम हुआ था, और 2024 में पहली शिफ्ट जो हुई थी 20 फरवरी को, ये उस एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है, पूरा सेट वहां से आया हुआ है। तो ये सारा सेट आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखे ये वही सेम क्वेश्चन है, और इन्हीं की यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कराई, इन्हीं को आपको यहाँ पे बताया है। कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें बताई जा सकती थी वो एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अपने साथियों को यहाँ पे अपने शेयर करना है, और शेयर करने के साथ में जो साथी मेरे साथ में नए जुड़े होंगे उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज क्या शाम की क्लास फिजिक्स की होगी? हाँ जी होगी, ठीक है। जो क्लास अभी तक रुकी हुई थी तो आपको मालूम होना, मैंने बता ही दिया कि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, तबीयत सही ना होने आने की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी 4-5-6 दिन से। तो अब जो है वो क्लास आपकी फिर से कंटिन्यू की जाएगी, और जो आपकी क्लासेस होती थी चाहे वो आपकी जीडी की जीएस हो या फिर आपकी शाम को रेलवे का फिजिक्स हो, तो वो सारी क्लासेस आपकी फिर से होने वाली हैं। तो फिर जुड़ना ना भूलें शाम को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।